Today's video we are going to revise Indian Partnership Act for Haryana ADA exam. So आपको 25% डिस्काउंट जो है, there is a special offer that is running on Unacademy learners. Before I start with the lecture, 25% डिस्काउंट प्लस फ्री एक्सटेंशन आपको Unacademy प्रोवाइड कर रहा है. ये ऑफर जो है वो वैलिड है सिर्फ 30 जून तक. सो अगर आपको ये ऑफर लेना है तो आप ये कोड यूज करके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो. यू कैन सी how much cheaper the price of subscription is. Apart from this, there are number of batches that are running on Unacademy. This is one of the comprehensive batches. This is specially Chhattisgarh and MP batch. This is Maharashtra batch. So हर स्टेट के लिए different batches जो हैं वो रन कर रहे हैं. अगर आपको किसी भी बैच को ज्वाइन करना है then this is the best time. ये सिर्फ ऑफर जो है आज के लिए ही वैलिड है. ये ऑफर इसके बाद खत्म हो जाएगा. तो पार्टनरशिप एक्ट हम रिवाइज करने वाले हैं. तो पार्टनरशिप एक्ट के काफ़ी सेक्शंस मैंने पहले भी आपको रिवाइज करवाए हैं. जिन स्टूडेंट्स को वीडियो मिस हो गया आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हो. सेक्शन 18 सेज दैट अ पार्टनर जो है दैट इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेसेस ऑफ द फर्म. सो पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट है. 19 सेक्शन ये कहता है कि जो पार्टनर है द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन एन यूजुअल वे बिजनेस ऑफ एनी काइंड, वो फर्म को बाइंड कर देता है. जो अथॉरिटी है पार्टनर की, अगर वो फर्म को बाइंड करती है दैट इज द इम्प्लाइड अथॉरिटी. वो क्या है? एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है. अगर कोई एब्सेंस है किसी यूसेज की, कस्टम ऑफ ट्रेड की, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर एम्पावर नहीं करती उसको. तो ये चीज़ें जो हैं ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती हैं पार्टनर की. क्या वो सबमिट नहीं कर सकता एक डिस्प्यूट को रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन. वो बिग बैंकिंग अकाउंट नहीं ओपन कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम. He cannot compromise or relinquish any claim or portion of the claim by the firm. वो एक विड्रॉ नहीं कर सकता है किसी सूट या प्रोसीडिंग को फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. He cannot admit any liability. वो किस लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता है सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म. वो एक्वायर नहीं कर सकता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. He cannot transfer immovable property belonging to the firm. और he cannot enter into partnership on behalf of the firm. और वो पार्टनरशिप में नहीं एंटर कर सकता फर्म के बिहाफ पे. सो these are the things that comes under the implied authority of partner as agent of the firm. Section 20 deals with extension and restriction of partners implied authority. तो ये कहता है कि पार्टनर जो है फर्म में दैट वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं या वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि implied authority of any partner को. This says that notwithstanding any such restriction, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई एक्ट करता है पार्टनर फर्म के बिहाफ पे जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल कर जाता है, वो फर्म को बाइंड कर देगा. अनलेस कि सपोज देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है, ही वाज डीलिंग विद द वो बी के साथ डील कर रहा था एंड उसको पता था, ठीक है, उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में कि पार्टनर की रिस्ट्रिक्शन है इस फर्म में, एंड उसने जो है फिर भी उसके साथ एक्ट किया. तो ये क्या कहता है कि एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच फॉल्स विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो वो बाइंड कर देगी. अगर तो उसको पता था फिर तो उसको बाइंड नहीं करेगी अनलेस द पर्सन विद whom he is dealing of the nose of the restriction or does not or believe that the partner to be a partner. अगर तो पता था, ठीक है, तो बाइंड नहीं करेगी. अगर नहीं पता था then that will bind the firm. Section 21 deals with partners authority in an emergency. So एक पार्टनर की अथॉरिटी है कि वो इमरजेंसी में वो सारी चीज़ें करे फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस से, जो कि एक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता अपने खुद के केस में सिमिलर सर्कमस्टांसिस में. एंड इफ द पार्टनर डज एनीथिंग टू प्रोटेक्ट द फर्म इन एन इमरजेंसी, दैट एक्ट जो है वो एक्ट बाइंड कर देगा फर्म को. सो दिस इज योर सेक्शन 21. दिस सेज अ पार्टनर हैज अथॉरिटी in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case, acting under similar circumstances, and such acts जो है that binds the firm. Next is mode of doing act to bind firm. In order to bind a firm, एक firm को bind करने के लिए an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm. So ये कहता है कि what is the mode of doing act to bind a firm. In order to bind a firm, एक firm को bind करने के लिए कोई भी act या instrument ये executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be executed and done in the firm name. वो firm name में execute किए जाएंगे,
ठीक है, एंड दैट विल बाइंड द फर्म। 23 सेक्शन डील्स विद इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। ये कहता है कि अगर कोई एडमिशन होती है ऑन रिप्रेजेंटेशन दैट इज मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म, फर्म के अफेयर्स को लेके अगर कोई पार्टनर एडमिशन करता है देन दैट इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। अगर वो उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है तो वो क्या होगा, वो फर्म के अगेंस्ट एविडेंस होगा इफ ही हैज डन दैट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई नोटिस दिया गया पार्टनर को जो हैबिचुअली एक्ट करता है बिजनेस ऑफ द फर्म में, जो हैबिचुअली बिजनेस को देखता है किसी भी मैटर से रिलेटेड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, तो वो हम मानेंगे कि दैट इज अ नोटिस टू द फर्म। एक्सेप्ट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दैट कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है फर्म पे कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। तो इफ अ नोटिस इज गिवन टू सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, ए को नोटिस दे दिया, ठीक है, एंड ही वाज हैबिचुअली टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो हैबिचुअली एक्ट कर रहा था, देन दैट मींस दैट इज अ नोटिस टू द फर्म। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर इज लायबल, हर पार्टनर लायबल है jointly with all the other partners and severely for all the acts of the firm done while he is a partner. This is very important. Number of times this is asked different states. So ये कहता है कि हर पार्टनर लायबल है jointly as well as severally for all the acts done of the firm done while he is a partner. Section 26. Section 26 says that whereby the wrongful act or omission of a partner, अगर पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन से एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म और विद द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स लॉस और इंजरी इज कॉज टू एनी थर्ड पार्टी, अगर कोई लॉस या इंजरी किसी थर्ड पार्टी को होती है या पेनल्टी इंकर होती है देन द फर्म इज लायबल, फर्म लायबल है सेम एक्सटेंट में एज द पार्टनर। अगर रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन से पार्टनर के एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म और विद द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के थर्ड कोई लॉस या इंजरी होती है किसी थर्ड पार्टी को या पेनल्टी इंकर होती है तो फर्म लायबल है सेम एक्सटेंट पे जैसे कि पार्टनर लायबल है। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, जहाँ पे कोई पार्टनर जो है अगर वो एक्ट कर रहा है अपनी एपरेंट अथॉरिटी में, अगर कोई मनी रिसीव कर लेता है या प्रॉपर्टी रिसीव कर लेता है थर्ड पार्टी से, मिस अप्लाई कर देता है, या फिर अगर कोई फर्म है, ठीक है, वो बिजनेस में मनी रिसीव कर लेती है प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी से एंड प्रॉपर्टी या मनी को मिस अप्लाई कर देता है कोई भी पार्टनर जब उसकी कस्टडी में होती है फर्म की, देन फर्म इज लायबल, फर्म लायबल है, फर्म को वो लॉस जो है वो देना होगा। So this is the liability of a firm for misapplication by the partners. Next is section 28. Section 28 is very important. This is similar to the rule of estoppel that we study in Indian evidence. सबसे पहले तो अपने सेक्शन याद रखना है, डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आ जाता है कि विद सेक्शन डील्स विद होल्डिंग आउट। सेक्शन 28 दिस सेज एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो बाय वर्ड से, चाहे वो स्पोकन है, रिटन है या कंडक्ट से, अगर वो खुद को रिप्रेजेंट करता है या नोइंगली किसी को परमिट कर देता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि यस आई एम द पार्टनर इन द फर्म, देन दैट पर्सन इज लायबल एज ए पार्टनर इन द फर्म। सपोज ए एंड बी है, ठीक है, ए एंड बी है, ए ने अपने वर्ड से, रिटन या कंडक्ट, उसने किसी चीज से उसने परमिट कर दिया बी को, ठीक है, ये उसने रिप्रेजेंट किया कि मैं इस फर्म का पार्टनर, या फिर उसने क्या किया, उसने सी को अलाउ कर दिया कि वो सी, उसको पता था कि सी बी को ये शो कर रहा है दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, देन ये कहता है कि दैट इज लायबल एज ए पार्टनर इन द फर्म टू एनीवन हु हैज, कि अगर उसने उस फेथ के ऊपर जो है, अगर बी ने या सी ने, लाइक वी हैव सीन एन एग्जांपल कि अगर उसने रिप्रेजेंटेशन दे दी, उसने क्रेडिट दे दिया फर्म को उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर, whether the person representing himself or represented to a partner does not, then that person is liable, जिसने ऐसा अलाउ किया या इसने ऐसा किया, ये मैटर नहीं करता है कि उसको पता है या नहीं पता है कि रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। फर्दर दिस सेज दैट वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, जहाँ एक पार्टनर की डेथ के बाद अगर बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है कि ओल्ड फर्म नेम है, ठीक है, उसी के नाम पे कंटिन्यू करे, तो अगर वो फर्म का नेम कंटिन्यू यूज होता है, ठीक है, या फिर डिजीज्ड पार्टनर का नेम बाद में भी यूज होता है, देन दैट शैल नॉट मेक, तो वो उसके एलआरस को जो है लायबल नहीं कर देगा, ना ही उसकी एस्टेट को लायबल करेगा अगर फर्म कोई भी एक्ट करती है आफ्टर हिज डेथ। दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर योर 28(2). दिस सेज where after partner's death the business continued in the old firm's name,
अगर बिजनेस कंटिन्यू किया है ओल्ड फर्म के नेम पे, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his LR or his estate liable for any act of the firm done after his death. Next is right of transferee of partner's interest. This says अब ट्रांसफर, अगर कोई ट्रांसफर कर देता है पार्टनर अपने इंटरेस्ट को फर्म में, चाहे वो एब्सोल्यूट है या मोर्टगेज है या चार्ज क्रिएट करके, that does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of the business. So अगर कोई पार्टनर अपना सपोज उसने इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर कर दिया किसी भी वे से, so during the continuance of the firm वो ट्रांसफरी को जो है राइट नहीं देता है कि वो इंटरफेयर करे बिजनेस में, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, और टू रिक्वायर अकाउंट्स या वो इंस्पेक्ट करे। बट वो ट्रांसफरी को क्या फिर व्हाट इज द थिंग दैट इज गिवन टू ए ट्रांसफरी, बट वो ट्रांसफरी को एंटाइटल करता है कि वो रिसीव कर सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, एंड ट्रांसफरी एक्सेप्ट कर सकता है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दैट इज एग्रीड टू बाय द पार्टनर। दिस इज द राइट ऑफ ए ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। दैट मीन्स he cannot interfere in the conduct of the business or require accounts or inspect the books, but हाँ बिकॉज उसको ट्रांसफर हुआ है इंटरेस्ट, सो जो भी प्रॉफिट्स हैं वो शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स जो ट्रांसफरिंग पार्टनर का था वो रिसीव करेगा उसके बिहाफ पे। सेक्शन 30 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज डील्स विद एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट की पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, 18 ईयर्स एज अबव होना चाहिए। सो एक माइनर कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस सेज दैट कि अब माइनर जो है वो एक फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता है, बट हाँ ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ उसको एडमिट किया जा सकता है टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ऐसे माइनर का राइट है कि वो टू शेयर द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जो है वो शेयर करेगा, एंड उसके पास एक्सेस है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है कॉपी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। बिकॉज माइनर जो है एक फर्म में पार्टनर नहीं बना, बट ही इज ओनली एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो ऐसा माइनर जो है वो फर्म के एक्ट्स के लिए ही इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, बट वो पर्सनली लाइबल नहीं है, मतलब कि उसका शेयर लाइबल है जो भी उसके हिस्से में आएगा, बट वो पर्सनली लाइबल नहीं है अगर फर्म कोई भी एक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेज कि एक माइनर जब मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, सो विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी, या फिर उसको नॉलेज मिल जाती है कि हाँ ही हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, जो भी डेट लेटर है, सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन हिम कि वो पार्टनर रहना चाहता है फर्म में या फिर वो नहीं रहना चाहता। सो ऐसा पर्सन जो है वो एक पब्लिक नोटिस दे देगा, ठीक है, ही मे गिव द पब्लिक नोटिस कि दैट ही हैज इलेक्टेड टू बिकम, और दैट ही हैज कि वो फर्म में पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। तो उसको जो है क्या देना होगा, उसको पब्लिक नोटिस देना होगा वेदर ही वांट टू रिमेन एज ए पार्टनर इन द फर्म और नॉट। नाउ दिस सेज इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, अगर वो फेल कर जाता है ऐसा नोटिस देने से, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पब्लिक नोटिस देना होगा। अगर वो फेल कर गया देन एक्सपायरी पे 6 महीने की ही विल बिकम अ पार्टनर, वो पार्टनर बन जाएगा फर्म में। So let's just have a reading to this. This says at any time within 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge, या फिर उसके knowledge obtain करने पे that he has been admitted to the benefits of the partnership, कि उसको जो है he has been admitted to the benefits of the partnership whichever date is later, such person may give public notice, ऐसा person जो है public notice दे सकता है that he has elected to become the partner or that he has elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards the firm. This says that provided that if he fails to give such notice, अगर वो fail कर जाता है ऐसा notice देने से, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. Where any person has been admitted as a minor to the benefits of the partnership in a firm, the burden of proving
उस फैक्ट को बर्डन प्रूव करने का कि ऐसे पर्सन को कोई भी नॉलेज नहीं थी एडमिशन की उस पर्टिकुलर डेट तक आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months ऑफ हिज अटेंडेंस, तो वो उसी पर्सन के ऊपर लाई करेगा, उसी को प्रूव करना होगा दैट ही हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन, कि उसको कोई नॉलेज ही नहीं थी ऐसी एडमिशन की। अगर ऐसा पर्सन पार्टनर बन जाता है फर्म में, then his right and liabilities continue up to the date on which he becomes a partner, but वो पर्सन अब नाउ, पहले तो वो माइनर था तो वो पर्सनली लायबल नहीं था, पर जैसे ही वो पार्टनर बन गया फर्म में तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टीज को फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। एंड उसका जो शेयर है प्रॉपर्टी में एंड उसकी जो प्रॉफिट्स है फर्म का, ठीक है, शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शेल बी द शेयर टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। अगर वो पर्सन इलेक्ट करता है कि वो पार्टनर नहीं बनेगा फर्म, तो उसकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो कंटिन्यू करेंगी दोज ऑफ द माइनर अप टू द डेट ऑन विच ही गिव्स द पब्लिक नोटिस। उसने इलेक्ट कर लिया कि वो नहीं बनना चाहता, तो वो उसी दिन तक जो है उसका शेयर लाइबल होगा जिस दिन तक वो नोटिस देता है। हिज राइट एंड लाइबिलिटीज शेल कंटिन्यू टू दोज ऑफ द माइनर अप टू द डेट ऑन विच ही गिव्स द पब्लिक नोटिस। एंड उसका शेयर जो है उस दिन के बाद, उस नोटिस को देने के बाद लायबल नहीं रहेगा किसी भी फर्म के एक्ट के लिए। His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of the notice. He shall be entitled to sue the partners of his share of the property in accordance. अगर वो नहीं देते हैं तो उनको जो है सू कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक माइनर जो है विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी उसको पब्लिक नोटिस देना होता है कि वेदर ही वांट टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म और नॉट। इफ ही इलेक्ट्स दैट he does not want to become अगर वो नोटिस नहीं देता है then he shall become a partner in the firm on the expiry of the 6 months। and further this is given कि अगर वो elect कर लेता है that he want to become a partner in the firm, तो उसकी क्या फिर liabilities होंगी। and if he chooses that he does not want to become a partner in the firm, then there are different liabilities for that। So इसका आपको सेक्शन भी याद रखना है। डायरेक्टली सेक्शन इज आस्क्ड कि विच सेक्शन डील्स विद माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज योर सेक्शन 30। Incoming and outgoing partners, this is very important। This says subject to contract between the partners and to the provisions। अगर किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है, सपोज ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है, दे वांट टू इंट्रोड्यूस ई एज अ पार्टनर इन द फर्म, देन दैट शुड बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द 4 पार्टनर्स ए बी सी डी। वो सिर्फ एक पार्टनर के उससे नहीं हो सकता है, वो सबके कंसेंट से होगा, नॉट ओनली विद द वन पार्टनर। So this says no person who is introduced as a partner in the firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he became a partner। Retirement of a partner, this says a partner may retire, एक पार्टनर रिटायर हो सकता है कैसे, सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ या फिर एक्सप्रेस एग्रीमेंट के साथ। अगर पार्टनरशिप जो है दैट इज एट विल, दैट मीन्स कि पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब होता है, जहाँ पे ड्यूरेशन एंड डिटर्मिनेशन नहीं स्पेसिफाई किया होगा, देन नोटिस देके राइटिंग में नोटिस देना होगा सारे पार्टनर्स को दैट देयर इज एन इंटेंशन टू रिटायर। एक पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 30। दिस सेज अ पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म, एक पार्टनर एक्सपेल नहीं किया जा सकता बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर सेव इन एक्सरसाइज ऑफ द गुड फेथ ऑफ द पावर्स कन्फर्ड। जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करेंगे एक्सपेल्ड पार्टनर्स की एज इफ ही वाज ए रिटायर्ड पार्टनर। नाउ एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है एक फर्म में, देन वो उसी दिन से सीज कर जाता है टू बी ए पार्टनर जिस दिन से कोर्ट ने डिसीजन पास किया है कि दैट ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, चाहे फर्म डिसॉल्व हुई है चाहे फर्म नहीं डिसॉल्व हुई है। फर्दर दिस सेज वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व। सपोज ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, ए इंसॉल्वेंट हो गया एंड कोर्ट ने डिसीजन भी पास कर दिया, बट द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड इवन आफ्टर दैट। देन दिस सेज दैट कि एस्टेट जो है उस पार्टनर की, अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया, वो लायबल नहीं होगी किसी भी एक्ट ऑफ द फर्म के लिए, दैट इज डन आफ्टर द डेट जिस दिन कोर्ट ने जो है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया। So what this says is we are under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any acts of the firm and the firm is not liable
for any act of the insolvent done after the date on which the order of adjudication is made, जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जो है की गई। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो है डिस्कस करेंगे चैप्टर्स सेक्शंस लर्नर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर ऑफ वीडियोस आर गोइंग ऑन, आपके नंबर ऑफ टेस्ट आर गोइंग ऑन योर यूट्यूब चैनल एज वेल एज आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हो, उस पे नंबर ऑफ लेक्चर्स आर गोइंग ऑन फॉर योर हरियाणा ADA। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर लर्नर्स, दिस इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफर, दैट इज 25% डिस्काउंट प्लस फ्री एक्सटेंशन। ये लास्ट डे है, अगर आपको इस ऑफर को लेना है तो आज ही ले लेना, अदरवाइज ये आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच लर्नर्स, आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर।